नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी के वन सीट एकेडमी के आज के इस नए सेशन में। साथियों, आज का सेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि आज के इस सिंगल सेशन के से आप अपने 10 से 15 नंबर पक्के करने वाले हैं। क्योंकि आज के इस सेशन में हम आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम में सीधे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आपके करेंट अफेयर से हर शिफ्ट में 10 से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे साथियों। तो यह बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा इस सेशन को, क्योंकि यहाँ से आपके बहुत सारे क्वेश्चन सीधे पूछे जाएंगे। और इस सेशन में जो लास्ट के 20 यानी 20 क्वेश्चन है, जो आपके यूपी करेंट अफेयर्स स्पेशल है, जहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन क्या है? समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक पास करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बन गया है? यूसीसी विधेयक पास करने वाला दूसरा राज्य बना है गुजरात। ऑप्शन नंबर बी गुजरात इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और तीसरे राज्य की बात करें, जो तीसरा राज्य बना है वो असम बना है। असम साथियों, दूसरा राज्य कौन बना है? गुजरात। इसको आप याद रखिएगा। उत्तराखंड जो है देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य है। स्वतंत्र भारत का पहला राज्य कौन सा है? उत्तराखंड है, जिसने भारत में यूसीसी बिल लागू किया। भारतीय संविधान के भाग 4 में, किसमें? भाग 4 में और अनुच्छेद 44 में, भाग 4 और अनुच्छेद 44 में इसका वर्णन नीति निर्देशक तत्वों के तहत है। किसमें? भाग 4 में और अनुच्छेद 44 में। गोवा में पुर्तगाली शासन के समय से ही कॉमन सिविल कोड लागू है। गोवा एक ऐसा राज्य है जहां वहाँ पुर्तगाली शासन के समय से ही यह यूसीसी विधेयक लगभग लागू है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? कॉमन सिविल कोड। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कलिंजर के किले की पहाड़ी को राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक स्थल घोषित किया गया है। यह कहाँ स्थित है? याद रखेंगे, कलिंजर का जो किला है उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिला में, याद रखिएगा। कलिंजर दुर्ग का निर्माण चंदेल के शासकों ने करवाया था। चंदेल वंश के शासकों ने करवाया था, याद रखिएगा। चंदेल वंश के शासक राजा परमाल ने करवाया था। किसने? परमाल ने। किसने करवाया था साथियों? परमाल ने। इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बांदा जिला उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड संभाग के अंतर्गत आता है। किसके? बुंदेलखंड संभाग के अंतर्गत आता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में चर्चा में रहा प्रोजेक्ट काल किस क्षेत्र से संबंधित है? साथियों, प्रोजेक्ट काल जो संबंधित है वो ड्रोन विकास से संबंधित है। किससे? ऑप्शन नंबर ए ड्रोन विकास से संबंधित है। यह स्वदेशी रक्षा तकनीक यानी मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की जा रही है। किस पहल के तहत? मेक इन इंडिया पहल के तहत विकसित की जा रही है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। भारत में नागरिक ड्रोन नीति, भारत में जो नागरिक ड्रोन नीति को नियंत्रित करने वाली संस्था है, उसका नाम क्या है? डीजीसीए। क्या नाम है? डीजीसीए। याद रखिएगा, डीजीसीए इसका संस्था है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेगा। अगला प्रश्न है, सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत महिलाओं के पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया है? पीरियड्स हेल्थ को मौलिक अधिकार घोषित किया अनुच्छेद 21 के तहत। किसके? अनुच्छेद 21 के तहत। इसको याद रखिएगा। अनुच्छेद 21 नागरिकों को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। क्या करता है? अनुच्छेद जो 21 है वो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। इसको आप याद रखेंगे। यह अधिकार भारतीय संविधान के भाग 3 में है। भाग 3 यानी मौलिक अधिकार, भाग 3 यानी मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। आपातकाल के दौरान जो अनुच्छेद, आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है? अनुच्छेद किस में आता है? 352 के दौरान इसे अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। कौन से को? 20 और 21 को आप निलंबित नहीं कर सकते हैं, भले ही आपातकाल के ही दौरान क्यों ना हो। तो यह अनुच्छेद 20-21 को आप जो है निलंबित नहीं कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस देश ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने का बिल पास किया है? किससे? 15 साल से कम उम्र के बच्चों पर फ्रांस। किसने? ऑप्शन नंबर डी साथियों, फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। फ्रांस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर फ्रांस के बारे में बात कर जाए तो फ्रांस की राजधानी है पेरिस। याद रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस और इसकी मुद्रा है यूरो साथियों, इसका करेक्ट आंसर होगा। और अगर बात करें फ्रांस में जो है
दो महत्वपूर्ण मुख्यालय स्थित है जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ स्थित है? फ्रांस में स्थित है। और इंटरपोल आपने नाम सुना होगा, इंटरपोल का जो मुख्यालय भी है वो भी फ्रांस में ही स्थित है, इसको आप याद रखिएगा। और फ्रांस किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? तो यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, विश्व की पहली फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग का अनावरण कहाँ किया गया? फ्रेंचाइजी आधारित साइकिलिंग लीग, इसका जो है अनावरण किया गया कहाँ पर? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी साथियों नई दिल्ली इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नई दिल्ली को वर्ष 1911 में जॉर्ज पंचम के दिल्ली दरबार के दौरान भारत की राजधानी घोषित किया गया। कब किया गया? 1911 में, याद रखिएगा। इससे पहले भारत की जो राजधानी हुआ करती थी वो कोलकाता हुआ करती थी। कहाँ हुआ करती थी? कोलकाता। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वायुसेना की पहली हेलीकॉप्टर आधारित ड्रोन परियोजना का नाम क्या रखा गया है? इस ड्रोन परियोजना का नाम रखा गया है वायुबाण। क्या रखा गया है? ऑप्शन नंबर बी साथियों वायुबाण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारतीय वायुसेना जिसे IAF कहा जाता है, इंडियन एयरफोर्स की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को। कब हुई थी? 8 अक्टूबर 1932 को। इसीलिए प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को जो है भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। वायुसेना का मुख्यालय जो है कहाँ स्थित है? वो स्थित है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इसका मुख्यालय स्थित है। और वर्तमान में भारत के चीफ ऑफ डिफेंस यानी CDS कौन है? चीफ ऑफ डिफेंस जो है वो कौन है? तो जनरल अनिल चौहान है। कौन है? जनरल अनिल चौहान, याद रखिएगा। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। ज्ञान भारतम राष्ट्रीय पांडुलिपि सर्वेक्षण किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई पहल है? यह शुरू की गई पहल है ऑप्शन नंबर ए यानी संस्कृति मंत्रालय द्वारा। ऑप्शन नंबर ए साथियों संस्कृति मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है। राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन जिसे NAM कहा जाता है, इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा फरवरी 2003 में हुई थी। फरवरी 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना? NAM यानी राष्ट्रीय पांडुलिपि मिशन, इसकी स्थापना 2003 में की गई थी। वर्तमान में केंद्रीय मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत है। वर्तमान में केंद्रीय संस्कृति मंत्री, जो केंद्रीय संस्कृति मंत्री है वो कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। महिला कर्मचारियों के लिए एक नया डिजिटल सुरक्षा कवच साइन ऐप किसने लॉन्च किया है? साथियों साइन ऐप को लॉन्च किया है भारतीय रेलवे ने। ऑप्शन नंबर बी भारतीय रेलवे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में पहली रेलगाड़ी कब चली थी? याद रखिएगा, भारत में जो पहली रेलगाड़ी चली थी वह 16 अप्रैल 1853 को लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से थाने 1953 में 1853 साथियों 1853 में लॉर्ड डलहौजी के काल में मुंबई से ठाणे जो कि दूरी थी 34 किलोमीटर। याद रखिएगा, ये सारे एक्स्ट्रा फैक्ट जो आपके लिए बता रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे, इसको आप याद रखिएगा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? जो भारतीय रेलवे बोर्ड है इसकी स्थापना हुई थी 1905 में। कब हुई थी? 1905 में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। PV नरसिम्हा राव मेमोरियल पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया है? यह जो पुरस्कार है वह दिया गया है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। किसको? ऑप्शन नंबर डी साथियों डॉक्टर मनमोहन सिंह इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डॉक्टर मनमोहन सिंह वर्ष 1991 के आर्थिक सुधारों के समय भारत के वित्त मंत्री थे। आर्थिक सुधारों के समय जो है भारत के वित्त मंत्री थे। वह वर्ष 2004 से 2014 तक लगातार 2 बार भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे। कौन से नंबर के? 13वें प्रधानमंत्री रहे। कब से कब तक? 2004 से 2014 तक। इसको आप याद जरूर रखिएगा। वे RBI के 15वें गवर्नर के रूप में भी काम कर चुके हैं, जो कि 1982 से 1985 तक वे भारत के यानी RBI के 15वें गवर्नर भी रह चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। प्रसिद्ध पार्श्व गायिका आशा भोसले को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया था? इसका सही आंसर हो जाएगा
इसका सही आंसर हो जाएगा 2008 से। हाल ही में इनका मृत्यु हो गया है। आशा भोसले को इनको पद्म भूभूषण मिला था 2008 में, इसको आप याद जरूर रखिएगा। आशा भोसले को सन 2000 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। ग्रामीण संपत्ति डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वथु 2.0 नामक एक डिजिटल कार्यक्रम लॉन्च किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कर्नाटक। ऑप्शन नंबर सी साथियों कर्नाटक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कर्नाटक की जो राजधानी है बेंगलुरु है। कहाँ है? बेंगलुरु है, इसको आप याद रखेंगे। और बेंगलुरु को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सिलिकॉन वैली कहा जाता है और इसे इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी कहा जाता है और आईटी हब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आईटी हब भी इसको कहा जाता है। और कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नृत्य, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखेंगे। इसके प्रसिद्ध लोक नृत्य है यक्षगान। क्या है? यक्षगान जो है यहाँ का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है, याद रखिएगा। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर स्थित है। बांदीपुर और नागरहोल, कौन कौन? बांदीपुर और नागरहोल जो है वह कर्नाटक में ही स्थित है। इन सारी बातों को आप ध्यान से जरूर देखेंगे। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2025 में ओमान ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान फर्स्ट क्लास से किसे सम्मानित किया है? ऑर्डर ऑफ ओमान फर्स्ट क्लास से सम्मानित किया है पीएम नरेंद्र मोदी को। ऑप्शन नंबर सी पीएम नरेंद्र मोदी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत और ओमान के नौसेनाओं के बीच नसीम अल बहसन, कौन? नसील अल बहसन द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास आयोजित होता है, याद रखेंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। और ओमान की राजधानी की बात कर जाए तो मस्कट है। कहाँ है? ओमान की राजधानी है मस्कट और यहाँ की मुद्रा है रियाल। क्या है? यहाँ की मुद्रा है ओमानी रियाल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। हाल ही में सिल्लीमनाइट नामक एक दुर्लभ खनिज उत्तर प्रदेश के किस जिले में खोजा गया है? सिल्लीमनाइट नामक एक दुर्लभ खनिज जो खोजा गया है वह कहाँ खोजा गया है? सोनभद्र में। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर डी साथियों सोनभद्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपके इससे संबंधित एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट जो आपके यूपी की परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि सोनभद्र जो है उत्तर प्रदेश का, यूपी का एकमात्र ऐसा जिला है जो 4 राज्यों की सीमा को छूता है। 4 राज्यों की सीमा को छूता है। कौन कौन से राज्य है? बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। ये 4 राज्यों की सीमाओं को छूता है, इसको आप याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध रिहंद बांध भी, रिहंद बांध जो है वो सोनभद्र जिले में स्थित है। रिहंद बांध जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ यानी फिक्की के जो नए अध्यक्ष महासचिव बने हैं वो कौन बने हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत स्वरूप। साथियों ऑप्शन नंबर सी अनंत स्वरूप इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो फिक्की है यानी भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ है, इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। कब हुई थी? 1927 में घनश्याम दास बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास ने महात्मा गांधी की सलाह पर इसकी स्थापना करी थी। अगर इसकी मुख्यालय की बात कर जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका जो मुख्यालय है वो नई दिल्ली में स्थित है। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न, और इसके फुल फॉर्म की बात कर जाए, सबसे पहले इसके फुल फॉर्म देख लेते हैं। फिक्की का जो फुल फॉर्म क्या होता है? तो फिक्की का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखिएगा, इसका ये है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 में 148 देशों में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त हुई? इसमें 148 देशों में भारत को जो है 131वीं रैंक मिली। कौन सी? 131वीं रैंक मिली है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट प्रतिवर्ष विश्व आर्थिक मंच यानी WEF द्वारा जारी किया जाता है। WEF द्वारा जारी किया जाता है। और अगर बात करें WEF की तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। कब हुई थी? 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसकी जो है मुख्यालय की बात करी जाए तो स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में इसका मुख्यालय है। इसको आप याद रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, एक दिवसीय
दिवसीय अंडर 19 पुरुष विश्व कप 2026 का खिताब किस देश ने जीता है? साथियों, यह खिताब को जीता है किसने? इसका सही आंसर हो जाएगा भारत ने। ऑप्शन नंबर बी भारत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत ने अब तक सबसे अधिक 6 बार आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप का खिताब जीता है। कितने बार? 6 टाइम्स। इसको आप याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी का जो मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दुबई में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दुबई में इसका मुख्यालय स्थित है। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड, जिसे बीसीसीआई बोला जाता है, बीसीसीआई भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, इसकी स्थापना 1928 में हुई थी। 1928 में हुई थी। इसका मुख्यालय है मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई में इसका मुख्यालय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किस राज्य में बटाद्रवा पुनर्विकास योजना का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी असम। साथियों, ऑप्शन नंबर डी असम इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन बनी है? सबसे कम उम्र की जो भारतीय महिला बनी है वह कौन बनी है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्तिकेयन। कौन? कार्तिकेयन। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला अंटार्कटिका अनुसंधान केंद्र दक्षिण गंगोत्री, जो कि 1983 में इसकी स्थापना हुई थी। दक्षिण गंगोत्री जिसकी स्थापना 1983 में हुई थी, अब सेवा में नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या रही? इसकी थीम क्या रही? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी अधिकार, न्याय, कार्यवाही सभी महिलाओं और लड़कियों के लिए। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा, जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की जो है थीम रही। प्रतिवर्ष 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को, और इसकी शुरुआत हुई थी सन 1975 से। कब हुई थी? 1975 से इसकी शुरुआत हुई थी। भारत में राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 13 फरवरी को मनाया जाता है। भारत में ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाया जाता है 8 मार्च को। और अगर भारत में अगर बात की जाए तो ये कब से? 13 फरवरी से को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। याद रखेंगे, सरोजिनी नायडू के जन्मदिन के उपलक्ष्य में 13 अप्रैल को भारतीय जो है महिला दिवस मनाया जाता है। और सरोजिनी नायडू जो थी भारत के किसी भी राज्य यानी उत्तर प्रदेश की ही पहली महिला राज्यपाल थी, लेकिन वह भारत के किसी भी राज्य की भी पहली महिला राज्यपाल थी। अगला प्रश्न है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का जन्म मूल रूप से किस राज्य में हुआ था? इनका जन्म कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। ऑप्शन नंबर बी तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तमिलनाडु इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? यह किस अनुच्छेद में लिखा हुआ है? तो यह लिखा हुआ है अनुच्छेद यानी आर्टिकल 63 में। अनुच्छेद 63 में यह बताया गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। और अनुच्छेद 64 में यह बताया गया है कि उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, अनुच्छेद 64 में यह लिखा है। अगला प्रश्न है, अप्रैल 2026 में भारत के 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जो बने हैं वो अरण्यक घोष बने हैं। कौन बने हैं? ऑप्शन नंबर सी साथियों अरण्यक घोष इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर की बात कर जाए तो 1988 में जो पहले शतरंज ग्रैंड मास्टर बने थे वो विश्वनाथन आनंद बने थे। कौन बने थे? विश्वनाथन आनंद। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने बिम्स्टेक युवा पेशेवर विनिमय कार्यक्रम की मेजबानी भारत के किस राज्य द्वारा की? इसकी मेजबानी जो हुई वह हुई महाराष्ट्र के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी साथियों महाराष्ट्र इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। महाराष्ट्र की राजधानी जो है मुंबई है, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। मुंबई को साथियों भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विश्व पैरा
एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2026 की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? ये जो मेज़बानी करेगा उज़्बेकिस्तान का ताशकंद शहर करेगा। ताशकंद शहर जो कि उज़्बेकिस्तान का है, यही इसकी मेज़बानी करेगा। इसको आप याद रखिएगा। उज़्बेकिस्तान की राजधानी की बात की जाए तो उज़्बेकिस्तान जो है इसकी राजधानी भी ताशकंद है और इसकी मुद्रा है सोम। क्या है? उज़्बेकिस्तानी सोम जो है इसकी मुद्रा है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है अनलाइकली पैराडाइज। क्या? अनलाइकली पैराडाइज नामक किताब के लेखक कौन है? यह जो किताब है इसके लेखक है संजय राउत। अनलाइकली पैराडाइज इस किताब के लेखक है संजय राउत। इसको आप याद जरूर रखिएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा के दौरान चैंपियंस ऑफ द अर्थ पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? इससे सम्मानित किया गया है सुप्रिया साहू को। साथियों ऑप्शन नंबर सी सुप्रिया साहू इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चैंपियंस ऑफ द अर्थ जो पुरस्कार है यह संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। पर्यावरण सम्मान सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है जिसकी शुरुआत 2005 में हुई थी। कब हुई थी? 2005 में हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। प्रोजेक्ट सन कैचर हाल ही में अंतरिक्ष में एआई कंप्यूटर सिस्टम विकसित करने के लिए किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? यह लॉन्च किया गया है किसके द्वारा? गूगल के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी साथियों गूगल के द्वारा यह लॉन्च किया गया है। इसको आप याद रखिएगा। गूगल की स्थापना किसने करी थी? जो गूगल है इसकी स्थापना 4 सितंबर 1998 को हुई थी। 1998 को लैरी पेज किसने? लैरी पेज और सर्गी ब्रिन द्वारा की गई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ ध्यान दीजिएगा। 8वीं वायु गुणवत्ता रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर किसे घोषित किया गया है? दुनिया का जो सबसे प्रदूषित शहर है उसे लोनी गाजियाबाद, ऑप्शन नंबर डी लोनी गाजियाबाद जो है को घोषित किया गया है सबसे। गाजियाबाद को उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। उत्तर प्रदेश का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? गाजियाबाद को। इसको आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री कार्यालय के नए परिसर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? इसका जो नया परिसर है इसका नाम बदल कर दिया गया है सेवा तीर्थ। क्या? सेवा तीर्थ इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। फीडे महिला विश्व कप 2025 शतरंज का खिताब किस भारतीय खिलाड़ी ने जीता है? इसका जो खिताब जीता है वो दिव्या देशमुख ने जीता है। किसने जीता है? ऑप्शन नंबर डी साथियों दिव्या देशमुख इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसे फीडे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? फीडे, जिसे अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ की स्थापना जो हुई थी, फीडे की स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 20 जुलाई 1924 की इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? पेरिस यानी फ्रांस में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका इस समय मुख्यालय कहाँ तो है? तो लुसाने में है। कहाँ है? लुसाने में इसका मुख्यालय है, स्विट्जरलैंड में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस के भी रूप में मनाया जाता है। 20 जुलाई को प्रतिवर्ष विश्व शतरंज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है पीएम कुसुम योजना को समय सीमा अब तक के लिए बढ़ा दी गई है। समय सीमा अब कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 31 मार्च 2027 तक के लिए बढ़ा दी गई है। ऑप्शन नंबर बी 31 मार्च 2027 के लिए बढ़ा दी गई है। पीएम कुसुम योजना की शुरुआत केंद्र सरकार ने वर्ष 2019 में करी थी। कब करी थी? वर्ष 2019 में करी थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न क्या है? ध्यान से देखेंगे। COP30 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है? इसका जो आयोजन हुआ यह हुआ कहाँ पर? बेलम यानी ब्राज़ील में। ऑप्शन नंबर डी बेलम यानी ब्राज़ील। साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्राज़ील की राजधानी की अगर बात की जाए तो इसकी राजधानी है ब्रासीलिया। क्या है राजधानी? ब्रासीलिया। याद रखिएगा ब्रासीलिया जो है इसकी राजधानी है और यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीली रियाल। यहाँ की मुद्रा है ब्राज़ीली रियाल, याद रखिएगा।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा, ध्यान से देखेंगे। फरवरी 2026 में आयोजित 39वें सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का भागीदार देश कौन सा था? इसका जो भागीदार देश था वह कौन सा था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र यानी इजिप्ट। ऑप्शन नंबर ए मिस्र यानी इजिप्ट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिस्र की जो राजधानी है, बार बार ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आपके याद रखेंगे। राजधानी और मुद्रा से बहुत सारे क्वेश्चन आपके आएंगे। राजधानी है यहाँ की कायरा और इसकी मुद्रा है पाउंड। पाउंड यहाँ की मुद्रा है। विश्व की सबसे लंबी नदी जो नील नदी है, कौन सी? नील नदी है। मिस्र का वरदान इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मिस्र का वरदान इसे कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। जापान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? यह बनी है साने तकाइची। साने तकाइची साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जापान जिसे उगते सूर्य का देश भी कहा जाता है, उगते हुए सूर्य का देश भी कहा जाता है। और जापान की जो संसद है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, जापान की संसद का नाम क्या है? जापान का जो संसद है इसका नाम है डाइट। क्या नाम है? डाइट। याद रखिएगा, डाइट जो है इसका जो है नाम है। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। भारतीय सेना द्वारा भूस्खलन के बाद पर्यटकों को बचाने के लिए ऑपरेशन हिम राहत कहाँ चलाया गया? यह चलाया गया सिक्किम में। ऑप्शन नंबर सी साथियों सिक्किम इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम की जो स्थापना हुई थी वो वर्ष 1975 में, वर्ष 1975 में 36वें संविधान संशोधन द्वारा सिक्किम को 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। 22वां पूर्ण राज्य बनाया गया था। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और भारत में स्थित हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। कंचनजंगा जो है सिक्किम में स्थित है। कंचनजंगा जो है कहाँ स्थित है? सिक्किम में स्थित है। और इसकी ऊंचाई की बात कर जाए तो 8,586 मीटर है। कितना? 8,586 मीटर है। चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अपना पहला आर्थिक सर्वेक्षण जारी करने के बाद वर्ष 2025-26 के लिए उत्तर प्रदेश की जीएसडीपी का क्या अनुमान है? जीएसडीपी का अनुमान लगभग 36 लाख करोड़ है। 36 लाख करोड़। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश भारत की दूसरे सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उभर कर आया है। भारत की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला राज्य उभर कर आया है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वित्त वर्ष 2025-26 की खर्चों को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है? यह अनुपूरक बजट जो है वह 24,496 करोड़, 24,496 करोड़ का बजट पेश किया गया है। अनुपूरक बजट तब लाया जाता है जब चालू वित्त वर्ष के मुख्य बजट में आवंटित राशि कम पड़ जाती है। आवंटित राशि जो है कम पड़ जाती है। अगला प्रश्न है। गाँव में परिवहन सुविधाओं और कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने कौन सी योजना शुरू करी है? उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना, मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना शुरू करी है। इसको आप याद जरूर रखिएगा। उत्तर प्रदेश में सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1 जून 1972 को हुई थी। 1 जून 1972 को हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है। प्रतियोगी परीक्षाओं की मुफ्त तैयारी के लिए शिक्षा मंत्रालय ने किस संस्थान के साथ मिलकर साथी ऐप लॉन्च किया है? साथी ऐप लॉन्च किया है आईआईटी कानपुर के साथ। ऑप्शन नंबर डी आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर। इसको आप याद जरूर रखिएगा। आईआईटी कानपुर इसकी स्थापना हुई थी 1959 में। याद रखेंगे 1959 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। उत्तर प्रदेश के प्रवीण कुमार को उत्कृष्ट योगदान के लिए पद्मश्री 2026 किस क्षेत्र में दिया गया है? पद्मश्री 2026 यह दिया गया है खेल के क्षेत्र में, यानी पैरा एथलीट। ऑप्शन नंबर डी साथियों इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको आप याद जरूर रखिएगा। पद्मश्री भारत सरकार द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। कौन सा नंबर का है? चौथा सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। और पहला जो सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। याद रखिएगा पहला जो है वो भारत रत्न है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर निर्माण इकाई की आधारशिला कहाँ रखी है? इन्होंने यह आधारशिला रखी है गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश। गौतम बुद्ध नगर उत्तर प्रदेश इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
चलिए अपने अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान से देखिएगा। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को हासिल करने के लिए उत्तर प्रदेश ने एआई आधारित कौन सा एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च किया है? एकल खिड़की पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम है निवेश मित्र 3.0। क्या नाम है? निवेश मित्र 3.0 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, ध्यान दीजिएगा। उत्तर प्रदेश के किस लेखिका को हिंदी संस्मरण जीते जी इलाहाबाद के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है ममता कालिया को। ऑप्शन नंबर डी साथियों, ममता कालिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1954 में हुई थी। कब हुई थी? 1954 में हुई थी और यह 24 भाषाओं में दिया जाता है। 24 भाषाओं में दिया जाता है, लेकिन 22 भाषाएं जो है संविधान में निहित हैं और 2 भाषाएं कौन कौन सी? एक अंग्रेजी है और एक कल हमने आपको बताया था। इसका आंसर कमेंट में बताइएगा और कौन से भाषा में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता है। और चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भारतीय क्रिकेटर को क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है? RSO के पद पर रिंकू सिंह को। रिंकू सिंह जो कि अलीगढ़ के RSO पद पर नियुक्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने खेल के क्षेत्र में दिए जाने वाले लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसकी राशि को बढ़ाकर 15 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी 15 लाख कर दिया गया है। इसकी शुरुआत सबसे पहले उत्तर प्रदेश में 1972-73 में हुई थी। 1972-73 में हुई थी इसकी शुरुआत। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आधिकारिक तौर पर निष्क्रिय इच्छा मृत्यु को मंजूरी पाने वाले हरीश राणा उत्तर प्रदेश के किस जिले के निवासी थे? हरीश राणा जो निवासी थे वो गाजियाबाद के थे। कहाँ के? गाजियाबाद के निवासी थे। निष्क्रिय इच्छा मृत्यु का अर्थ है किसी मरणासन मरीज का लाइफ सपोर्ट सिस्टम यानी वेंटिलेटर कानूनी प्रक्रिया के तहत हटा लेना यानी इसको कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा अगला। उत्तर प्रदेश के किस शहर में मात्र 1 घंटे में 2,51,440 पौधे लगाकर नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? यह बनाया गया है वाराणसी में। जितने पौधे लगाकर, कहाँ पर? वाराणसी, जिसे घाटों का शहर भी कहा जाता है। याद रखिएगा, घाटों का शहर किसे कहा जाता है? वाराणसी। और वाराणसी को भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। वाराणसी को आध्यात्मिक और सांस्कृतिक राजधानी भी कहा जाता है। यह विश्व के सबसे प्राचीन जीवंत शहरों में से एक है। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की पहली सरकारी एआई क्लिनिक किस शहर में खोली गई है? यह खोली गई है ग्रेटर नोएडा यानी जिम्स अस्पताल में, ग्रेटर नोएडा में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा हमारा जो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में आयोजित 38वें राष्ट्रीय खेल में उत्तर प्रदेश ने कुल कितने पदक जीतकर जो है 13वां स्थान हासिल किया है? इसमें कुल 56 पदक, कितने? 56 पदक जीते हैं, जिसमें कुल 13 स्वर्ण पदक है। 13 स्वर्ण पदक। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा लास्ट प्रश्न देखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न रहेगा। 4 पैरों वाला रोबोट स्कर्प किस प्रतिष्ठित संस्थान ने विकसित किया है? इसको विकसित किया है IIT कानपुर ने। किसने? IIT कानपुर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक चौपाया रोबोट है जो इंसानों की तरह ऊबड़ खाबड़ रास्तों पर चलने में सक्षम है। इस प्रकार आज की इस क्लास में हमने जो है 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट उसके एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हमने करंट अफेयर्स के क्वेश्चन को देखा, जो आपके एग्जाम में 10 से 15 नंबर यहाँ से पक्के करने वाले हैं। अगर आपने इस सेशन को ध्यान से नहीं देखा तो एक बार और इस सेशन को बहुत ध्यान से देखिएगा, आपके एग्जाम से पहले ज़रूर देख कर जाइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल। धन्यवाद। जय हिंद।